हेलो एवरीवन, हियर वी आर कम विद न्यू टॉपिक वैल्यूएशन। इसका वेटेज ज़्यादा है एटीपी के एग्ज़ाम में। दैट्स वाई हम लोग इसको शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं और इसमें क्या क्या की पॉइंट है मैं आपको बोल देता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी क्लिक हो जाए और आपका इजीली ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तीन चीज़ें होंगी इसके अंदर: कॉस्ट, वैल्यू और प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट मतलब क्या होता है? कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है उसमें लेबर का कॉस्ट ऐड होता है। ठीक है ना, तो लेबर का कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल, वो चीज़ें, तो ये दोनों मिला के जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट। ओके, समझ में आ गया? कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में सेकंड है प्राइस। प्राइस में क्या होता है? जो चीज़ें बनाने के लिए मतलब रॉ मटेरियल लगा प्लस उसको आदमी लगे बनाने के लिए, ये दोनों चीज़ें मिला के वो कॉस्ट हुआ। और उसके बाद में जो अपना प्रॉफिट जो बनेगा, और उसके बाद में इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब अगर मैं 50,000 रुपये लगा रहा हूँ किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो मैं तो किसी से लेके ही लगा रहा हूँ ना, ये तो 50,000 की बात है। जब मैं 50 लाख लूँगा तो मैं तो लोन ही लूँगा बैंक से, तो मुझे उस पर भी इंटरेस्ट है, तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। मतलब रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस उसका इंटरेस्ट प्लस मेरा प्रॉफिट, समझ रहे हो ना? तो ये जब चीज़ें मिलेगी तो वो बनेगा प्राइस। ठीक है, और वैल्यू मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ होती है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो इट विल चेंज विथ टाइम, इट विल नॉट कांस्टेंट। ओके, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। तो दो चीज़ें कांस्टेंट होती है, प्राइस कांस्टेंट होती है और कॉस्ट कांस्टेंट होती है। और जो वैल्यू होती है वो कभी कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ में आ गई आपको? डिफाइन मैं दे दिया उसमें करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में इसने एक प्रॉब्लम दिया है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। मशीन कॉस्ट 2 लाख का है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% और इफ ड्यूरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 6 मंथ, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इज 15%, व्हाट इज द प्राइस? इन लोगों ने पूछा है, तो हम लोग को क्या प्रॉफिट में, आपको मैं पहले बोला हूँ कि उस चीज़ को बनाने के लिए जितना कॉस्ट आया है वो, प्लस इंटरेस्ट कितना लगा है वो, प्लस कितना प्रॉफिट उसको एक्सपेक्टेड है, वो भी चीज़ उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐसा एक मतलब इसका चांसेस तो कम है, पर ऐसे आ सकता है, तो आपको आ जाना चाहिए, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम बताता हूँ कैसे किया है। तो ठीक है, तो मशीन कॉस्ट इन्होंने बोला है 2 लाख रुपीज़ और उसके ऊपर 50% उन्होंने ये बोला है कि हम लोग को प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो 2 लाख का 50% होता है 30,000। ओके, तो ये हो गया प्रॉफिट में। अब इंटरेस्ट अमाउंट अपने को सिंपल इंटरेस्ट लगाना है इसके अंदर, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR डिवाइड बाई 100। और इसमें 2 लाख का 6 × 7 मतलब एक दो दो चीज़ें देख लो, मंथ में दिया रहेगा ना, तो मंथ में देने के बाद में 6/12 करना, क्योंकि 12 मंथ होते हैं एक साल में, तो 6/12 आएगा। और इंटरेस्ट जब भी आएगा ऐसे, तो 6% में देंगे, तो उसको अपने को 6% को 6/100 में लिखना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना आया आपका? 6,000। मतलब आपको मैं बोला था प्राइस कैसे कैसे काउंट होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। तो 2 लाख का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है 3,000 का, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है 6 लाख का। ओके, 6,000 का। ठीक है, 2,000 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 6 लाख, इट इज़ इक्वल टू 2.36 लाख। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम था। एक मैं आपको और एक प्रॉब्लम दिया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट मार के आप देख सकते हो। ओके, सॉल्व करके। और नेक्स्ट उसके बाद में देखो हम वैल्यूएशन, मतलब हम लोग को शॉर्ट में कवर करना है, इसलिए हम लोग फास्ट फास्ट जाएंगे। उसके बाद में सेकंड है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हम लोग किस लिए करते हैं? फॉर बाइंग और सेलिंग, मॉर्टेज। उसके बाद में लैंड एक्विजिशन के लिए, किसी के मतलब किसी ज़मीन जा रही होगी, गवर्नमेंट उसका कंपनसेशन दे रहा होगा, तब गवर्नमेंट करती है। हम लोग खरीदते हैं तब करते हैं, पार्टीशन के टाइम भाई भाई में झगड़ा होता है या फिर किसी भी पार्टीशन होता है तो उस टाइम पे। उसके बाद में री इंस्टेटमेंट, याद करो डेफिनेशन आ सकता है। री इंस्टेटमेंट मतलब क्या है? रिप्लेस ओल्ड मटेरियल विथ न्यू मटेरियल। मतलब समझ रहे हो ना आप कि एक कॉलम का सिस्टम था, उसको हम मतलब लोड बेयरिंग था, हमने उसको कॉलम का बनवाया, तो रिप्लेस ओल्ड मटेरियल विथ न्यू। और उसमें तो क्या मतलब आप समझ लो ना, किसी भी पुरानी चीज़ को निकाल के उसके ऊपर नई चीज़ लगा रहे हो तो उसमें रीइंस्टेटमेंट आ जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट के लिए एवरी ईयर जो अप्रैल मंथ में अपन लोग देते हैं, रिजल्ट देते हैं, अपना बजट पेश करते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं लोग। उसके बाद में एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। उसके बाद में देखो बैलेंस शीट में दो चीज़ें आएगी आपकी, उसमें आप पकड़ लो, एसेट्स और लायबिलिटी। तो एक कंपनी तैयार करती है, नॉर्मल लोग तो नहीं करते। तो एसेट्स में क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। और लायबिलिटी में क्या होता है? व्हाट कंपनी हैज़ टू गिव। समझ लो ना आपको? एसेट मतलब कंपनी के पास जो है, और लायबिलिटी मतलब कंपनी जो प्रोवाइड करती है उसकी वैल्यू। समझ रहे हो ना? जैसे TCS अपने को एग्ज़ाम प्रोवाइड करती है ना, एग्ज़ाम का सेंटर्स प्रोवाइड करती है, तो वो उसकी लायबिलिटीज़ होगी। एसेट मतलब TCS के बाद में कितना सेटअप है, कितना बड़ा, कितने सारे जगह, कितने वेरियस प्लेस पे इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, वो उसके एसेट्स हो गए। उसके बाद में प्रोबेट मतलब कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के टाइम
जो जारी करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो इतना याद रखो, म्यूनसिपल टैक्स एवरी ईयर भरते हैं और वेल्थ टैक्स सिर्फ एक बार भरना पड़ता है, ठीक है। इतना इतना हार्ड नहीं था, ईजी था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यू कौन सी होती है? मार्केट वैल्यू एट द, इसको समझ लो, वैल्यू एट ऑफ प्रोडक्ट इज बाय और सेल डिपेंड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। देखो ये कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होती है? अब मार्केट में जाओगे आप, आपको पता चलेगा कि डिमांड, किसी एक प्रॉपर्टी की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू आएगी, किसी एक प्रॉपर्टी की डिमांड कम रहेगी तो उसकी कम वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है इतनी। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू जो बुक में होती है गवर्नमेंट के, वैल्यू शोन इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन सप्लाई एंड डिमांड, ओके, कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन। ये पर ईयर कम होती जाती है, ओके। इतना याद रखना है आपको। उसके बाद में सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, इतना इसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। स्क्रैप वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ द इट्स यूटिलिटी, और उसको डिसमेंटल करने के बाद में, और विदाउट डिसमेंटलिंग एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल पीरियड, तो सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। समटाइम्स सैल्वेज वैल्यू कैन बी हायर, क्योंकि एक बार कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी को तोड़ने में ही बहुत खर्चा लग जाता है यार, तो स्क्रैप वैल्यू तो कम ही हो जाएगी, सैल्वेज वैल्यू बढ़ जाए, मतलब सैल्वेज वैल्यू कम हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू बढ़ जाएगी, समझ लो ना आप। तो उसमें ऐसा होता है। पोटेंशियल वैल्यू मतलब क्या होता है? इसका एक आधा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, तो ये मतलब ओवर लुक कर लेना तो ईजी रहेगा। उसके बाद में पोटेंशियल वैल्यू क्या होता है? हायर वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स अल्टरनेट यूज़, मतलब किसी एक चीज़ का दो तीन यूज़ हो सकता है ना। मतलब एक प्राइवेट के लिए, मतलब एक नीचे ट्यूशन चल रही है, ऊपर घर रहता है, तो ये मिक्स यूज हो गया, मिक्स यूज हो गया ना, तो उस कारण बोल रहा हूँ ना मैं। उसके बाद में हो गया मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक कॉर्नर प्लॉट है जिसको दोनों साइड से रोड एक्सेस है, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में सेंटिमेंटल वैल्यू, हायर बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। आप कभी फोर्ट खरीद सकते हो क्या? नहीं खरीद सकते हो ना। और ऐसे हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस मतलब जहाँ पे कोई महान हस्ती रह के गए हैं, तो उसका वैल्यू मतलब ऑब्वियसली बढ़ ज़्यादा ही रहेगा, तो वो उसको बोलते हैं। तो इन सब में जितने भी वो ऊपर की वैल्यू बताए, वो है मतलब पोटेंशियल वैल्यू, मोनोपोली वैल्यू, सेंटिमेंटल वैल्यू, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी सेंटिमेंटल की, उसके ओके। उसके बाद में डिस्ट्रेस वैल्यू और फोर्स्ड वैल्यू। डिस्ट्रेस मतलब क्या कि वॉर हुआ, कोविड जैसे में वॉर रहा कुछ, जैसे आपने देखा है कश्मीर में, ठीक है। तो उस टाइम पे जो कोई किसी को जाना होता है वहाँ से, तो वो लेस वैल्यू में बेचे चल जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। उसके बाद में होता है स्पेकुलेटिव वैल्यू। रूमर्स आर क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे रूमर्स क्रिएट करते हैं, उसका हाईवे जाने वाला, ये होने वाला है, वो होने वाला है, उसको उससे क्या होता है, ऑब्वियसली स्पेकुलेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, पर किसी बुक्स में क्या दिया है कि स्पेकुलेटिव वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू। सो इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मेरे को जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो आप लोग भी चेक कर लो। वैसे एग्जाम में आया तो लेस ही मार्क करना, क्योंकि एक जो रेफरेंस बुक है उसमें लेस दिया है, ठीक है। उसके बाद में अकोमोडेशन वैल्यू। अकोमोडेशन में इतना याद रखना है कि किसी एग्रीकल्चरल लैंड को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिडेंशियल के लिए, तो अकोमोडेशन वैल्यू आती है, ठीक है। उसके बाद में रिप्लेसमेंट वैल्यू, ओल्ड प्रॉपर्टी को न्यू से रिप्लेस करते हैं तो हो गया रिप्लेसमेंट वैल्यू, ओके। उसके बाद में लिक्विडेशन वैल्यू। लिक्विडेशन वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग टू क्लोज देन दे सेल एवरीथिंग, कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड कैश। मतलब जब किसी कंपनी को बेचना होता है, तो जैसे किंगफिशर को बेच दिया पूरा, उसका एवरी सिंगल थिंग, प्लेन, उसका एवरी एसेट्स, इसका टेबल, एवरी टेबल, एवरी सिंगल थिंग, ओके, सबको बेच के लिक्विड कैश में कन्वर्ट करना, उसको बोलता है लिक्विडेशन वैल्यू। उसके बाद में दो तीन चीज़ें हैं, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। क्या होता है ग्रॉस इनकम? मतलब क्या, विदाउट सब किसी एक प्रॉपर्टी की आपको रेंटल वैल्यू आती है ना, तो उसका जो ग्रॉस इनकम होता है वो, और विदाउट अगर अपने उसमें से जो अपना आप मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं, किसी स्टोर गार्ड को रखा है उसको पैसे दे रहे हैं, तो ये सब निकाल देंगे ना अपन, सब्ट्रैक्टिंग आउटगोइंग्स, तो अपने को मिलता है नेट इनकम, ओके। उसके बाद में होता है परपेचुअल इनकम और डिफर्ड इनकम। परपेचुअल मतलब क्या होता है? द इनकम जनरेटेड अप टू इनफाइनाइट पीरियड, समझ रहे हो ना आप? द इनकम जनरेटेड अप टू इनफाइनाइट पीरियड। अब लैंड में डाल दिया आपने पैसा, वो लैंड की वैल्यू तो हमेशा आती ही रहेगी ना, बढ़ती ही रहेगी, कम तो होने वाली नहीं है। और एफडी, अब डिफर्ड इनकम क्या है? इनकम जनरेटेड आफ्टर डेफिनाइट पीरियड। मतलब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होगा तो उनका एनपीएस जमा होते रहता है, जमा होते रहता है, जमा होते रहता है, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम में जमा होने के बाद में उसको इनकम मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही इसको बोल सकते हैं इनकम जनरेटेड आफ्टर ए डेफिनाइट पीरियड। एग्जाम्पल LIC, फ्यू एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मतलब चाइनीज़ बाबू का नाम सुना है ना आपने, जो ज़मीन में बढ़ता है बहुत सारा, फिर ऊपर आके बढ़ता है, तो उस टाइप में। उसके बाद में देखो सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? किसी एक मशीन है, अगर मैं जैसे भी लिया हूँ और मेरा जैसे भी अगर 30 लाख का है, तो जैसे भी की उम्र होती है 15 साल,
अज्यूम करो, तो 15 साल के बाद में वो जेसीबी ने मेरे को, मैं इतना मतलब कमाई तो मैं करूँगा ही, पर मुझे इतना अमाउंट साइड में रखना है कि 15 साल के बाद में जब जेसीबी मेरा ख़राब हो जाएगा तो मेरे पास में इतना अमाउंट रहेगा कि उस जेसीबी को रिप्लेस मैं नए जेसीबी से कर सकूँ। ये सब चीज़ें मेरी प्रॉफिट निकाल के आनी चाहिए, ठीक है। तो एक अमाउंट अपन साइड में रखते हैं उस चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। ओके, इन केस ऑफ लैंड सिंकिंग फंड इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, पर जेसीबी के केस में वो नहीं है, जेसीबी कभी ना कभी ख़राब होने ही वाला है। ओके, तो याद रखो उस चीज़ को। उसका एक फॉर्मूला है सिंकिंग फंड का, आप याद रखोगे तो बेटर रहेगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है उल्टा ऊपर से नीचे से, मतलब कुछ निकाल के ये करके वो करके, ठीक है। तो इसको 2-3 चीज़ों में आप देख लो, अपने को कितना अमाउंट चाहिए एट द एंड ऑफ द सम पर्टिकुलर पीरियड। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू एस इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, उसके बाद में अपने को सिंकिंग फंड हर महीने में कितना जमा करना है, तो इसको अपन ने घुमा दिया है, टी के नीचे ला लिया है अपन ने 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर एन डिवाइड बाय आई। 1 प्लस आई से अपन ने टी से आई को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में ला लिया 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर एन माइनस 1। चीज़ें याद रखो, आपको एग्जाम में फॉर्मूले के बेस पे कोई वैल्यू देके भी पुट कर सकता है, पूछ सकता है, या फिर आपको सिंपल फार्मूला पुटअप करके भी बोल सकता है। तो आपको इतना सिंपल फार्मूला छोड़ने का मतलब नहीं है। इसके लिए टी का वाला फार्मूला याद रख लो, टी इक्वल्स टू एस इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर माइनस रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई, ठीक है। एक उसके बाद में है सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। ओके, द टोटल अमाउंट रिक्वायर आफ्टर एंड ऑफ एन ईयर्स इज ₹1। एनुअल सिंकिंग फंड टू बी डिपॉजिटेड इज कॉल्ड सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट। इसमें एग्जाम क्वेश्चन कैसे आ सकता है पता है, टोटल अमाउंट रिक्वायर आफ्टर एंड ऑफ द एन ईयर्स इज ₹1। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, सिंकिंग फंड कोएफिशिएंट में ये चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने सेम फार्मूला यूज़ किया है, कौन सा, टी के लिए जो अपन ने एस के लिए जो फार्मूला यूज़ किया है ना, एस इक्वल्स टू आई इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू द पावर 1 एन माइनस 1, ठीक है। इनको ने 1 ले लिया होगा, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद में ईयर परचेस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू गेट द इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे ना, मैंने अगर एक प्रॉपर्टी में 20 लाख रुपए लगाए और उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से मुझे कितना समय लगेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो मैं किया हो 20 लाख रुपए वो रिटर्न मिलने के लिए। तो उसका एक फार्मूला है वाई ईयर परचेज इक्वल्स टू 100 बाय आई। याद रख लो, एग्जाम में आना है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। और ईयर परचेज मतलब किसके लिए लगता है, परपेचुअल इनकम के लिए। इसका लैंड और फिक्स डिपॉजिट एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में अगर 100 मतलब परसेंटेज में रहेगा तो 100 से करो, अगर उसको 1 में दिया होगा तो डेसिमल में लेना, समझ गया। उसको डिवाइड 100 से कर देना, मतलब 100 अगर रहेगा 10 रहेगा तो आप कर लो 0.1, और वैसे करना है तो फिर 10 ले लो, ठीक है, 100 से करोगे तो। ओके, उसके बाद में इसका एग्जांपल दिया है, लैंड इज फेचिंग का रेट ऑफ रिटर्न इज 6% पर एनम, फाइंड ईयर परचेस। फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा लो, समझ में आ रहा है तो समझो ऐसे कि अगर मैं इसका बोलना है कि ईयर परचेस निकालो एंड लैंड इज फेचिंग रेट ऑफ इन रिटर्न 6% रेट ऑफ रिटर्न देती है एक लैंड, उसका ईयर परचेस निकालो, मतलब कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड, समझ लो आप, 16.6 ईयर लगेगा उसको, ठीक है। व्हाट इज़ द ईयर परचेस फॉर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम, दैट इज 20। उसके बाद में कैपिटलाइज वैल्यू का एक फॉर्मूला है, सी वी इक्वल्स टू नेट एनुअल इनकम इंटू ईयर परचेस। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच जनरेट परपेचुअल इनकम बेस्ड ऑन द हाइएस्ट इंटरेस्ट परसेंटेज। वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी विच जनरेट परपेचुअल इनकम बेस्ड ऑन द हाइएस्ट इंटरेस्ट परसेंटेज। समझ गया आपको, ये बोल रहा है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके हायर इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है, समझ रहे ना। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, कैपिटलाइज वैल्यू का इंपॉर्टेंस देख लो आप, टू डिसाइड वेदर इन्वेस्टमेंट इज सेफ और नॉट। आप एग्जांपल देख लो एक, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि क्या प्रॉब्लम बोलता है। अ प्रॉपर्टी फेचिंग 1 लाख एनुअली, प्रेजेंट मार्केट रेट इज 5%, फाइंड द कैपिटलाइज वैल्यू। मतलब ये बोल रहा है कि मुझे एक प्रॉपर्टी से 1 लाख मतलब 1 लाख हर साल का रेंट आता है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट रेट है मार्केट में चल रहा है हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट 5%। तो मुझे उस प्रॉपर्टी में कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरे लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन ने सीवी का फार्मूला नेट एनुअल रिटर्न मल्टीप्लाइज बाय वाई पी। तो उसका अपन ने 1000 लिया, मल्टीप्लाइड बाय ईयर परचेस अपन ने किया, 100 बाय 5 मतलब 20 आएगा, ठीक है। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये 20 लाख। 20 लाख से ऊपर इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना नहीं है, 20 लाख तक इसमें गुड डील है। मतलब आप ये एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, कभी आप प्रॉपर्टी खरीदोगे तो ये फॉर्मूला लगा कर देखना, काम में आएगा,
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, मतलब आप मार लेना, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो ईयर परचेस में आपको ईयर परचेस फॉर नॉन परपेचुअल। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट इसमें डालना है आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताया था क्या था, पता है क्या, देख लो एक बार, आई अपॉन 1 + i रेस टू द पावर n -1। ठीक है, वाई पी इक्वल्स टू 100/i। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे डेसिबल में यूज़ करना है, क्योंकि मैं जब बोला था जब आप पॉइंट में लोगे तो आपको ऊपर भी 1 ही लेना है, अगर 100 रहेगा तो उसका परसेंटेज में आएगा, पर अपना आई सी जो है ना वो डेसिबल में आएगा, इसलिए आपको आई भी डेसिबल में लेना पड़ेगा, इसलिए ऊपर 1 आया है। ठीक है, तो नॉन परपेचुअल में आई सी ऐड करना है, आपको याद रखना है। उसके बाद में डिप्रिसिएशन क्या क्या होता है, इसके 3 टाइप देख लो आप, एक फंक्शनल होता है, एक फिजिकल होता है, एक कॉन्टीजेंट होता है। ओके, फंक्शनल डिप्रिसिएशन को मतलब क्या होता है, इसको पहले सबसे देख लो, फिजिकल देख लो। फिजिकल में सिंपल है यार, वेयर और टेयर जब होता है तो फिजिकल होता है। फंक्शनल में 2 टाइप आएंगे। कॉन्टीजेंट में क्या होता है, जब अर्थक्वेक जब आता है ना, तब कॉन्टीजेंट का आप नाम ले सकते हो, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तब। और जब फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल में 2 चीज़ें हैं, रिडक्शन इन परफॉर्मेंस ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस। ओके, एक इंटीरियर ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस में 2 टाइप है, ये देखो, एक्चुअली फंक्शनल में 2 टाइप है, रिडक्शन और ऑब्सोलेंस। और ऑब्सोलेंस में 2 टाइप है, इंटरनल ऑब्सोलेंस एंड एक्सटर्नल ऑब्सोलेंस। इंटरनल मतलब इंटरनल में क्या होता है, अंदर की चीज़ों में ऑब्सोलेंस आ जाता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है, मतलब इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, अभी अपने इधर बुलेट ट्रेन आ रही है, पर जापान में तो बुलेट ट्रेन पुरानी हो गई है ना, तो प्लेस के कारण जो वैरी होता है ना, उसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद में होता है कंटीजेंट वैरी डिप्रिसिएशन। कंटीजेंट मतलब बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, अर्थक्वेक जब आता है तब। उसके बाद में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द बुक वैल्यू। अब ये जो है नेक्स्ट वाले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक ये जो 6 मेथड है ना, इसको हम साथ में ले चलेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था वैल्यूएशन का, तो आपको जितना समझ में आता है की पॉइंट में निकल देखो, याद रखो, जो मैं डाला हूँ उसमें अगर उससे पढ़ता है तो उससे, या फिर अदरवाइज नोट्स अवेलेबल है उससे, जो भी पढ़ना है हार्डवर्क करो, एग्जाम पास में। ठीक है।